हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता। तो गाइस, स्वागत है आपका। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं बुद्धिज़्म को। तो बुद्धिज़्म के ऊपर 2 वीडियोस अभी आ चुकी हैं और ये 3rd वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा गाइस, बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है। बुद्धिज़्म पूरा कवर किया जा रहा है। इस यहाँ से अगर आपने बुद्धिज़्म के ऊपर पढ़ लिया, तो बुद्धिज़्म का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या यूपी पीसीएस दे रहे हो, या उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो, या बिहार पीसीएस भी दे रहे हो। आप कोई सा भी पीसीएस दें या यूपीएससी दें, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपका बुद्धिज़्म से छूट जाएगा। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है टॉपिक। तो दोनों के एग्जाम्स में, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम दें, चाहे मेंस का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, आप सभी में बहुत अच्छे से इसको करके आ पाएंगे। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे। गाइस, बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए, यानी कि ग्रुप सी के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइम बैच चल रहा है, सारी पीडीएफ यहीं पे प्रोवाइड की जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छा बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिल रही हैं और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है। ये बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस की। मैं कहूँगा कि इसको सभी के सभी स्टूडेंट्स जरूर से जरूर ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियोज़ की आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, जिससे कि सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि 4 नोबल ट्रुथ्स क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ों के लिए बुद्ध ने मना करा था। अब यहाँ से हमें पढ़ना है, तो अल्टीमेट एम क्या है बुद्ध की टीचिंग्स का। तो अल्टीमेट एम जो है, यानी कि अंतिम उद्देश्य अगर वो है, तो वो है निर्वाणा प्राप्त करना। तो जो निबान है, यानी कि निर्वाणा है, ये एक पाली शब्द का है, पाली भाषा का एक शब्द है, जिसमें नी का मतलब होता है, नी और वाना से ये मिला है। नी का मतलब है नेगेटिव, और वन का मतलब है रेफर्स टू लस्ट या क्रेविंग, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ की वासना होती है या लालसा होती है, तो वो अगर आपकी ख़त्म होने लगेगी, तो आप निर्वाणा प्राप्ति कर लेंगे। तो निर्वाणा मीन्स डिपार्चर फ्रॉम क्रेविंग्स एंड लस्ट। तो निर्वाणा का मतलब क्या हुआ? निर्वाण का मतलब हुआ तृष्णा या वासना से दूर जाना। इट सिग्निफाइज डाइंग आउट और एक्सटिंक्शन ऑफ डिज़ायर। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो ख़त्म हो रही है, लालच ख़त्म हो रहा है, नफ़रत ख़त्म हो रही है, इग्नोरेंस, अगर आपके अंदर मोह है, अज्ञान है, वो ख़त्म हो रहा है, अटैचमेंट ख़त्म हो रहा है, और सेंस ऑफ ईगो, यानी कि अहंकार है। ये सब चीज़ें, जो सब नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर ये ख़त्म होती जा रही हैं, तो यानी कि आप निर्वाणा की तरफ जा रहे हैं। इन निर्वाणा नथिंग इज़ इटर्नलाइज्ड नॉर इज़ एनीथिंग एनहिलिएटेड अदर देन दी सफरिंग। तो निर्वाण में क्या होता है कि दुख के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है और ना ही कुछ भी नष्ट हो गया है। यानी कि सिंपल सी बात है कि शाश्वत, यानी कि सदा रहने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ दुख है अगर हम संसार में देखें तो। इट इज़ अ सुपर म्यूंडेन स्टेट एंड एन अटेनमेंट विच इज़ विद इन द रीच ऑफ ऑल इवन दिस प्रेजेंट लाइफ। उनका कहना ये है कि ये सभी के रीच में है, यानी कि सभी लोग इसको प्राप्ति कर सकते हैं, इसी जीवन में कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निर्वाणा प्राप्त ना कर सके। इन द नॉन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट इटर्नल हेवन इज रियलाइज्ड ओनली आफ्टर डेथ और यूनियन विद गॉड। अब बुद्ध का कहना यह है कि ये आप जीवन में जीते जीते इसको कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो बुद्ध से ताल्लुक़ नहीं रखते या बुद्ध के विचारों से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनका कहना ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इटर्नल हेवन का, अनंत स्वर्ग का, ये सिर्फ मृत्यु के बाद, ईश्वर से मिलने के बाद ही हो सकता है, यानी कि मृत्यु से पहले ये नहीं हो सकता। When nirvana is achieved in this life, it is called सोपादिशेष निबाना धातु। यानी कि अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर निर्वाणा आपने इस ज़िंदगी में प्राप्त कर लिया तो उसको क्या बोला जाएगा? सोपादिशेष निर्वाणा धातु। और व्हेन एन अरहत अटेन्स, यानी कि परिनिर्वाण जब हो जाता है,
तो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ हिज बॉडी इट इज़ कॉल्ड अनुपादेश निवाना धातु। और अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर कोई अर्हत है, यानी कि अर्हत का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन है उसने निर्वाणा प्राप्त कर लिया, तो जब उसकी बॉडी डिसोल्यूट होती है, यानी कि जब उसकी बॉडी का, शरीर का विघटन होता है, तो उस पर्सन को क्या कहा जाएगा? अनुपादिशेष निवाना धातु। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं और पूछी गई हैं पहले भी और आगे भी पूछी जा सकती हैं। द फिलॉसफी ऑफ बुद्ध एक्सेप्ट्स पर इम्परमानेंस एंड ट्रांसमाइग्रेशन। तो फिलॉसफी ऑफ बुद्ध क्या है? यानी कि जो बुद्ध का दर्शन है वो क्या बताता है? वो कहता है एक्सेप्ट इम्परमानेंस, यानी कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है, एंड ट्रांसमाइग्रेशन बट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो बुद्ध ने गॉड के एग्जिस्टेंस को मना किया है, एंड बिलीव्स दैट द सोल इज अ मिथ। और उन्होंने ये कहा है कि जो आत्मा है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। ये बुद्ध का कहना है, बुद्ध की टीचिंग्स का कहना ये है कि सोल अपने आप में एक मिथ है, यानी कि एक मिथ्या है। ये कहना कि आत्मा है, भगवान है, उनको इस चीज़ को मना करा है। और ये कहा है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, यानी कि इम्परमानेंस पर उन्होंने बात की है कि चीज़ें परमानेंट नहीं है, सभी चीज़ें निरंतर चेंज हो रही हैं। बुद्धिज्म टीचेस द एग्जिस्टेंस ऑफ 10 रियलम्स ऑफ बीइंग एंड वन कैन बी बॉर्न एज एनी वन ऑफ देम। तो बौद्ध धर्म अस्तित्व के 10 लोकों का अस्तित्व की शिक्षा बताता है, शिक्षा देता है कि भाई 10 अस्तित्व हो सकते हैं और उनमें से किसी एक में भी आपका जन्म हो सकता है। एट द टॉप इज बुद्ध। तो सबसे ऊपर कौन होंगे? सबसे ऊपर होंगे बुद्ध, यानी कि बुद्ध वो होंगे जिनको एनलाइटनमेंट हो चुका है। फिर उनको फॉलो करेंगे बोधिसत्व, यानी कि वो एनलाइटेंड बीइंग डेस्टाइंड टू बी बुद्धा, यानी कि एनलाइटेंड बीइंग हो चुके हैं, ये प्रबुद्ध व्यक्ति है जिसे बुद्ध होना तय है, यानी कि बुद्ध वो हो सकते हैं। बट पर्पजली रिमेन्स ऑन अर्थ टू प्रोपोगेट टीचिंग्स। लेकिन धरती पे वो इसलिए हैं क्योंकि उनको जो टीचिंग्स हैं उनको आगे प्रोपोगेट करना है, आगे फैलाना है, इस वजह से। उसके बाद आता है प्रत्येक बुद्ध, यानी कि अब बुद्धा ऑन देयर ओन। फिर आता है श्रवका, जो कि बुद्ध के डिसाइपल होंगे। फिर आता है हेवनली बीइंग्स, जिनको हम सुपर ह्यूमन कहते हैं या एंजल कहते हैं। उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, फिर असुर आते हैं, फिर बीस्ट आते हैं, फिर प्रेत आते हैं, और फिर सबसे नीचे आते हैं डिप्रेव्ड मैन, यानी कि भ्रष्ट पुरुष आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हैं कि सबसे ऊपर बुद्ध होते हैं, बुद्ध के नीचे बोधिसत्वा हैं, बोधिसत्वा के नीचे ऐसे करके श्रावक है, प्रत्यय बुद्ध है, ऐसे कर करके नीचे आते रहते हैं। अभी हम मनुष्य हैं। अब आप देख सकते हैं कि मनुष्य से आपको नीचे जाना है या मनुष्य की जाति से आपको ऊपर जाना है। आपको किधर जाना है ये हर पर्सन खुद डिसाइड कर सकता है। These 10 realms of existence are mutually immanent and mutually inclusive। यानी कि ये जो 10 क्षेत्र हैं ये पारस्परिक रूप से आसन और परस्पर समावेशी हैं, यानी कि आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कोई भी पर्सन किसी से किसी में जा सकता है। ईच वन हैविंग इन इट द रिमेनिंग 9 रियलम्स। सभी के अंदर बाकी के 9 रियलम भी हैं, बाकी की 9 चीज़ें भी हैं। अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर असुर जाति भी है उसके अंदर, यानी कि असुर जैसी उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो असुर जैसी हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुद्ध जैसी हो सकती हैं। वो अब उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किसकी ओर अट्रैक्ट होता है या किसकी ओर जाता है वो। एग्जाम्पल, द रियलम ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज़ ऑल अदर 9 स्टेट्स फ्रॉम हेल टू बुद्धाहुड। तो यानी कि अगर इंसान की बात करें तो उसके अंदर जितनी भी दूसरी 9 स्टेट्स हैं, 9 राज्य हैं, यानी कि 9 चीज़ें हैं, वो सभी उसके अंदर हैं, हेल से लेके, नरक से लेके बुद्धत्व तक। अ मैन कैन बी सेल्फिश। एक इंसान जो है वो सेल्फिश भी हो सकता है। और बुद्ध का जो एनलाइटेंड स्टेट है, यानी कि जो बुद्ध की सीमा है, वहाँ तक भी उठ सकता है। बुद्धिज़्म में कर्म इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्शंस डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशंस मोर देन द एक्शन इटसेल्फ। अब देखिए कर्म की क्या बात है। कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कर्म का मतलब ये भी होता है कि आप वो काम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। तो बुद्ध का कहना ये है, यानी कि आपने कोई काम जो किया वो किस इरादे से किया, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रीबर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ द कर्म ऑफ द प्रीवियस लाइफ। और रीबर्थ यानी कि अगर दोबारा जन्म होना जो होता है वो कैसे होगा? वो जो आपने पिछली ज़िंदगी में जो आपने कर्म किए उसका ही रिजल्ट आपको मिलता है। दो बुद्धिज़्म लेज एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, इट डज़ नॉट फॉरबिड मासेज फ्रॉम ईटिंग मीट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि बुद्धिज़्म में नॉन वायलेंस के ऊपर तो ध्यान दिया गया, लेकिन यहाँ पर लोगों को मांस खाने से मना नहीं किया गया। अब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी को मांस खाने के लिए मना ना करूँ, लेकिन उसको ये कहूँ कि आपको हिंसा नहीं करनी है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब यही है कि बिना हिंसा किए कोई किसी को मार नहीं सकता, और जब हिंसा ही नहीं करेगा तो फिर उसको वो खाएगा कैसे।
तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, मान सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि डायरेक्टली ये कहा जाए कि आपको नॉनवेज या किसी का मांस नहीं खाना है, या मैं डायरेक्टली कह दूँ आपको कि आपको हिंसा नहीं करनी है। तो आप हिंसा नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप किसी जानवर को मारेंगे भी नहीं। जब मारेंगे नहीं तो आप नॉनवेज भी नहीं खाएंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं बुद्धिज़्म के, अगर हम देखें तो 5 एग्रीगेट्स हैं, इनको पंचखंड या पंचस्कंद कहा जाता है। तो उसमें से आते हैं द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी कि पत्ती का समुपाद। तो अब इसको देख लेते हैं। तो 5 समुच्चय हैं, यानी कि 5 एग्रीगेट हैं। तो क्या क्या हैं? बुद्ध बिलीव्ड दैट अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ 5 एग्रीगेट्स। बुद्ध का कहना ये था कि एक जो मनुष्य बनता है, एक जो इंसान बनता है, वो 5 एग्रीगेट से बनता है। एंड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इज़ एन असेंशियल स्टेप टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। तो उनका कहना ये था कि दुख से मुक्ति की प्राप्ति करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है कि हम इन चीज़ों को समझें। तो क्या क्या चीज़ हैं? सबसे पहली बात तो आती है मटेरियल फॉर्म, यानी कि भौतिक रूप, यानी कि जो रूप है, यानी कि किस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो भौतिक रूप में क्या आएगा? इसके रूप में क्या आएगा? 5 फिजिकल ऑर्गन आएंगे, जैसे कि आँख, फिर ईयर हो गया, यानी कि कान, आँख, जीभ हो गई, नाक हो गई और बॉडी हो गई। कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जिससे कि हम साउंड, आवाज़ को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हैं, मूर्त वस्तुएं जो हैं जिनको आप छू सकते हैं, उसको टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो एक तो मटेरियल फॉर्म होता है। फिर आता है फीलिंग या सेंसेशन। तो फीलिंग या सेंसेशन यानी कि अनुभूति होना। तो द एग्रीगेट ऑफ फीलिंग्स अराइजेज आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस इज ऑफ 3 काइंड्स। यानी कि अब आपको किसी चीज़ को अगर आपको फील करना है तो हो सकता है कि वो आपको चीज़ अच्छी लगे, प्लेजेंट लगे, अनप्लेजेंट लगे, यानी कि हो सकता है कि वो आपको अप्रिय हो, और इनडिफरेंट लगे, यानी कि कुछ उदासीन सा हो आपको। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। फिर आता है परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन का मतलब होता है कि आपकी क्या धारणा है, क्या चीज़ आप देख रहे हैं। तो दिस एग्रीगेट इज़ द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कॉन्सेप्चुअलाइज थिंग्स बाय एसोसिएटिंग देम विद अदर थिंग्स। यानी कि आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, उसमें कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हो दूसरी चीज़ों से, उसको क्या करके, कंपेयर करके। नेक्स्ट आता है मेंटल फॉर्मेशन, यानी कि मानसिक गठन अगर हम की बात करें तो दिस एग्रीगेट में बी डिस्क्राइब्ड एज अ कंडीशनड रेस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इन दिस सेंस इट partakes the meaning of habit as well. However, it not only has a static value but dynamic value as well. तो इसके अंदर static value तो है ही, यानी कि स्थिर के साथ साथ गतिशील मूल्य भी है। कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो दिस एग्रीगेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ एन इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। और सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है निर्वाणा का, वहाँ पर कॉन्शियसनेस का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन दी अदर एग्रीगेट्स एंड डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और ये भी समझने की बात है कि जो कॉन्शियसनेस है, समझना है जो है, ये जो आपकी समझ है, ये जो चेतना है, अगर हम कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ जो चेतना है, ये जो चेतना है ये सिर्फ और सिर्फ अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, ये बाकी जो 4 हैं उन पे भी डिपेंड करती है। ऑल द 5 एग्रीगेट्स ऑफ एक्सपीरियंस आर इम्परमानेंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी कि बुद्ध का कहना ये था कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब चीज़ें बदल रही हैं। तो जो 5 के 5 एग्रीगेट्स हैं एक्सपीरियंस के, वो इम्परमानेंट हैं, परमानेंट नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं। जैसे कि हमारा परसेप्शन भी अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों के लिए बदलता रहता है। मान लेते एक ही चीज़ है, अगर आप कोई एक चीज़ देख रहे हैं, उस चीज़ के प्रति भी आपका जो परसेप्शन है वो समय टू समय बदलता रहेगा। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप उसको किसी और रूप में देखेंगे, अगर आपका मूड दुखी है तो आप उसको किसी और रूप में देखेंगे। आप छोटे हैं तो आपने उस चीज़ को कुछ और तरीके से देखा, जब आपकी समझ बढ़ी, जब आप बड़े हुए, वयस्क हुए, तो आप उसको कुछ और समझ से देखेंगे। जब आप 30s के होंगे तो कुछ और समझ से देखेंगे, 50s में पहुँचेंगे तो 40s 50s में पहुँचेंगे तब आपको उसी चीज़ को देखने का नज़रिया कुछ और होगा। तो हमारा हर चीज़ को देखने का नज़रिया समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। बुद्ध stresses that the utility of the 5 aggregates is to make people understand them in terms of impersonal processes, and through this understanding they can get rid of the idea of self and can overcome hope and fear. तो बुद्ध का कहना ये है कि आप चीज़ों को यूटिलाइज करके चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। दे कैन रिगार्ड हैप्पीनेस एंड पेन, तो यानी कि आपको खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है। प्रेज करोगे, आप किसी की तारीफ करोगे, किसी पे आरोप लगाओगे, ब्लेम करोगे, एंड एवरीथिंग with equanimity and even mindedness, and thus
विल देन नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू द इम्बैलेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग बिटवीन होप एंड फियर। ऐसा नहीं होगा कि अब बार बार आपको यही लगता रहेगा कि कभी आपको आशा होगी और कभी आपको डर लगता रहेगा। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये था हमारा एक तो हमने पढ़ी दो चीज़ें थी, और जो एस्पेक्ट्स थे बुद्धिज़्म के वो दो थे। एक तो था 5 एग्रीगेट, फिर और था एक लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। तो उसमें से हमने पहला वाला पढ़ लिया 5 एग्रीगेट यानी कि पंचखंड, और हम पढ़ेंगे पत्ती का समुपाद यानी कि जो लॉ है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का। तो इसको कंटिन्यू करते हैं लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को। तो लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन एक्सप्लेन्स द रीज़न ऑफ सफरिंग। अब जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हमें दुख है, एज वेल एज द की टू इट्स लिबरेशन, कि दुख किस वजह से है और किस तरीके से हम दुख से उभर के बाहर आ सकते हैं, किस तरीके से हम लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। द लॉ इज एसोसिएटेड विथ 12 लिंक्स। तो 12 लिंक्स हैं, 12 निदान तरीके हैं, ऑल अरेंज्ड इन अ व्हील एंड वन लीडिंग टू द नेक्स्ट। और सभी एक पहिए में अरेंज किए हुए हैं और एक से दूसरे पे कैसे जा सकते हैं वो चीज़ें समझाई गई हैं। दिस लॉ एम्फेसाइजेज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट ऑल फिनोमिना इन दिस यूनिवर्स आर रिलेटिव, कि जितने भी फिनोमिना हैं इस यूनिवर्स में, कॉस्मॉस में, वो सभी इंटर रिलेटेड हैं, रिलेटिव हैं, कंडीशनड स्टेट्स एंड डो नॉट अराइज इंडिपेंडेंटली ऑफ सपोर्टिव कंडीशंस। और ये भी बात है कि कुछ भी चीज़ जो होती है वो अचानक से इंडिपेंडेंटली नहीं होगी, चीज़ें आपस में इंटर रिलेट करेंगी, और कोई भी समस्या अगर आएगी तो उस समस्या के साथ उस समस्या का समाधान भी जन्म लेगा। ये चीज़ें भी बताई गई हैं। तो 12 लिंक्स क्या हैं डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के? एक तो ओरिजिनेशन के, एक तो है इग्नोरेंस यानी कि अवीज, फिर है मेंटल फॉर्मेशन, फिर है कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, फिर है नाम, नेम एंड फॉर्म, नाम और रूप, फिर द 6 सेंसेस यानी कि 6 इंद्रियां हैं, फिर है कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क, फीलिंग यानी कि भावना, उसके बाद आता है क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब है फिर लालसा, फिर क्लिंगिंग यानी कि चिपकना, बिकमिंग यानी कि कुछ बनना, बर्थ होना यानी कि जन्म होना, और एजिंग एंड डेथ यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है वो आता है मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। जो बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हैं जैसे कि त्रिपिटक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो इनको समझते हैं मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट को। तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर त्रिपिटक से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगर देखें तो बुद्धास टीचिंग वाज ओरल। सिंपल सी बात है, जब बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स प्रोवाइड करी तो वो सब ओरल थी, यानी कि उस टाइम पे कुछ भी लिखा नहीं जाता था। उनके जाने के बाद चीज़ें लिखी गई। ही टॉट फॉर 45 ईयर्स, 45 सालों तक उन्होंने करीब समझाया लोगों को। अडेप्टिंग द टीचिंग टू सूट द ग्रुप ही वॉज एड्रेसिंग, और उन्होंने इस तरह से पढ़ाया जिस तरह के लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे। द संघ मेमोराइज द टीचिंग्स, जो संघ में लोग थे, जो मंक्स थे यानी कि मंक्स थे, साधुएं थे, नन्स थी, उन्होंने वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया, वो चीज़ों को याद करना शुरू कर दिया जो बुद्ध समझा रहे थे। एंड देयर वर ग्रुप रिसाइटेशंस एट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स, और कुछ जो महत्वपूर्ण त्यौहार हुआ करते थे, कुछ फेस्टिवल हुआ करते थे, उस टाइम पे इनको पूरे ग्रुप में उसका रिसाइटेशन होता था, यानी कि उसको सामूहिक पाठ उसका किया जाता था। टीचिंग्स वर रिहर्स्ड एंड ऑथेंटिकेटेड एट द फर्स्ट काउंसिल एंड वर डिवाइडेड इन 3 पिटक्स इन 483 BC। तो पहली बार जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, इसको भी हम पढ़ेंगे, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, जो फेमस एंशिएंट टाइम में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं जिनके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो 3 पिटक बनाए गए 483 BC में। उनकी टीचिंग्स जो थी 25 BC में पहली बार लिखी गई पाली भाषा में। तो हिज टीचिंग्स वर रिटन डाउन अराउंड 25 BC इन पाली। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होती है गाइज। 3 पिटक जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।